जैसा कि आप जानते हैं, चाइना का स्टॉक मार्केट विश्व भर के मार्केट को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, क्योंकि चाइना विश्व का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने चाइनीज़ कंपनीज़ में बड़ा पैसा लगाया हुआ है और चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, उससे जो उत्पादन होता है, उस उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा विश्व के बाज़ारों में पहुँचता है। विश्व भर की कंपनियां चाइना में बने हुए उत्पादों को रॉ मटेरियल के रूप में भी इस्तेमाल करती हैं और हाफ फिनिश्ड गुड्स की तरह भी इस्तेमाल करती हैं और ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए भी चाइना की कंपनीज में जो प्रोडक्शन होता है उससे दुनिया भर के कई बाज़ारों में ट्रेडिंग एक्टिविटी भी चलती है। ट्रेडिंग एक्टिविटी से मेरा मतलब है कि चाइना की फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्शन होता है उसको एज इट इज़ विश्व के बाज़ारों में फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में भी बेचा जाता है। तो चाइना की जो कमर्शियल एक्टिविटी है, जो बिजनेस एक्टिविटी है, जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, इस प्रकार से विश्व के बाज़ारों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है और जब विश्व के बाज़ार इससे प्रभावित होते हैं तो नेचुरली विश्व भर के स्टॉक मार्केट पर भी चाइना की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का, चाइना की फाइनेंशियल एक्टिविटी का और चाइना के स्टॉक मार्केट का विश्व भर में प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हांगकांग के कोर्ट ने चाइना की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनी एवरग्रांड को बंद करने का आदेश दिया है और इस आदेश के साथ ही साथ दुनिया की सबसे बड़ी ऋणग्रस्त प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनी के इतिहास में कंपनी के पतन का एक नया चैप्टर जुड़ गया है। दोस्तों, एवरग्रांड के लिक्विडेशन के इस समाचार को मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस के एक एग्जाम्पल के रूप में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आप भी फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा अपने इन्वेस्टमेंट को लगातार मॉनिटर कर सकें और अपने निवेश को डूबने से बचा सकें और अपने प्रॉफिट को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, यहाँ पर आप जानेंगे कि किस तरह से बढ़ते हुए ऋण कंपनी को दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा सकते हैं और एवरग्रांड के साथ भी यही हुआ। और इस कहानी की शुरुआत हुई आज से 2 साल पहले, जब कंपनी ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि वह अपने देय ऋणों का भुगतान नहीं कर पा रही है और इस घोषणा के साथ ही कंपनी की नकदी की समस्या बढ़ती चली गई और नकदी की इस कंपनी ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को लड़खड़ा कर रख दिया है। दोस्तों, प्रश्न यह उठता है कि वह कौन सी परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों के चलते हुए कोर्ट को लिक्विडेशन का आदेश पारित करना पड़ा। ये परिस्थितियां तब पैदा हुई जब कंपनी अपने लेनदारों के साथ लगातार बातचीत के उपरांत भी कोई रिस्ट्रक्चरिंग प्लान सबमिट नहीं कर पाई। रिस्ट्रक्चरिंग प्लान से यहाँ तात्पर्य है कि कोई ऐसा प्लान कंपनी सबमिट नहीं कर पाई जिससे कि कंपनी आगे आने वाले समय में प्रॉफिट में रह सके और सफिशिएंट कैश जनरेट कर सके, जिससे कि लेनदारों का आगे आने वाले समय में भुगतान किया जा सके। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि वे कौन सी परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों के चलते कोर्ट को कंपनी को दिवालिया करने का आदेश पारित करना पड़ा। यह परिस्थितियां तब पैदा हुई जब कंपनी अपने अंतर्राष्ट्रीय लेनदारों के आगे लगातार बातचीत के उपरांत भी कंपनी को रिस्ट्रक्चर करने का कोई संतोषजनक प्लान उपलब्ध नहीं करा पाई। यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान से मतलब है कि कंपनी कोई ऐसी योजना प्रस्तुत नहीं कर पाई जिस योजना के चलते कंपनी की परफॉर्मेंस में सुधार हो सके और कंपनी प्रॉफिटेबल हो सके। कोर्ट का कहना था कि नकदी की कमी के कारण कंपनी अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों को भी संतोषजनक तरीके से नहीं चला पा रही है और उसका उत्पादन भी नकदी की कमी के कारण प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त कंपनी कोई रिस्ट्रक्चरिंग प्लान भी सबमिट नहीं कर पा रही है और सबसे ऊपर कंपनी ने 2 साल पहले अपने देय ऋणों के भुगतान में भी चूक कर दी है। इसलिए कोर्ट का कहना था कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय इसके कि हम कंपनी के दिवालिया होने का आदेश पारित करें और कंपनी के व्यवसाय को रोकते हुए कंपनी की दिवालिया होने की कार्रवाइयों को शुरू कर दें। हालांकि विदेशी निवेशकों के दावों का चाइनीज मेनलैंड में कोई भी बोलबाला नहीं है, इसलिए हांगकांग के कोर्ट का यह निर्णय चाइनीज मेनलैंड में कहां तक माना जाएगा, यह तो बात की बात है,
लेकिन इतना तो पक्का है कि प्रॉपर्टी स्लोडाउन से चाइना के राजनीतिक हलकों में यह एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। अब आप जानना चाहोगे कि कोर्ट के द्वारा कंपनी के लिक्विडेशन के आदेश दिए जाने के बाद क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। इस संबंध में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले लिक्विडेशन के ऑर्डर दिए जाने के बाद कोर्ट लिक्विडेटर्स को नियुक्त करती है और इस केस में कोर्ट के द्वारा लिक्विडेटर्स की नियुक्ति की जा चुकी है। हालांकि एवरग्रांड हांगकांग में लिस्टेड है और एवरग्रांड के सारे एसेट्स और $300 बिलियन से ज़्यादा की इसकी लायबिलिटीज चाइना में हैं। इसलिए चाइनीज कोर्ट हांगकांग के इस कोर्ट के इस डिसीजन को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके बावजूद हांगकांग एक्सचेंज में एवरग्रांड की ट्रेडिंग बंद हो चुकी है और इसकी 2 सब्सिडरीज जो हैं उनमें भी ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। एवरग्रांड में शेयर ट्रेडिंग रुकने से पहले एवरग्रांड के शेयर हांगकांग एक्सचेंज में 20% तक गिर चुके थे और एवरग्रांड कंपनी ने जो बॉन्ड्स इश्यू किए हुए थे वे $1 के मुकाबले 2 सेंट्स पर ट्रेड करने लगे थे। अगर हांगकांग कोर्ट के एवरग्रांड कंपनी को दिवालिया करार किए जाने के निर्णय पर मेनलैंड चाइना के कोर्ट्स की भी मुहर लग जाती है तो स्थिति में विश्व में फैले हुए स्टॉक मार्केट्स पर भी इसका असर दिखाई पड़ेगा और विश्व के सारे स्टॉक मार्केट्स के काफ़ी कंपनीज के वैल्यूएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन और शेयर की कीमतों पर भी निश्चित तौर से इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि विश्व के विभिन्न देशों से आए हुए इन्वेस्टर्स जिन्होंने एवरग्रांड में अपना पैसा लगाया हुआ है, उनके पास अपने पैसे की वसूली के लिए कोर्ट से इस वाइंड अप ऑर्डर को या लिक्विडेशन के ऑर्डर को प्राप्त करने के अलावा और कोई अल्टरनेटिव नहीं था। लेकिन इस वाइंड अप ऑर्डर को, इस लिक्विडेशन ऑर्डर की तामील करने में बरसों का समय लग सकता है और यह बहुत खर्चीली प्रक्रिया होगी और इस प्रक्रिया से किसी बहुत बड़ी वसूली की उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, कंपनी के ऋणग्रस्त होने पर कंपनी के ग्राहक, उसके इन्वेस्टर्स, प्रोमोटर्स, पार्टनर्स, क्रेडिटर्स और देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से प्रभावित होती है, यह आपने इस वीडियो से ठीक तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।